हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो लगातार आपकी 4 सेट हो चुके हैं एसएसटी के सीटेड पेपर का, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आज का जो सेट रहने वाला है ये सेट 5 है और हमने बात की थी कि 500 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है इसमें, ठीक है ना। 500 क्वेश्चन का ये टारगेट है और ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका ये सेट खत्म हो जाएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके, जितने भी पेपर हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, 30 जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो लास्ट तक क्लास के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और वीडियो आपको ये 12 बजे दोपहर को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो डेली 12 बजे दोपहर को आपको ये वीडियो मिल जाती है। अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, ये पेपर आप देख लीजिए। पेपर है आपका ये 28 दिसंबर 2021 का। कल हमने जो किया था वो 31 दिसंबर 2021 का था, ठीक है ना। तो सारे के सारे पेपर ये प्रीवियस ईयर रहेंगे, ठीक है ना। बात करें हम आज के क्वेश्चन की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, कथन से संबंधित ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है ना। ए, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है ना। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, तो ये बात सही है इसकी, ठीक है ना। दोनों ही इसकी बात सही है कि पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया और ब्राह्मी लिपि में और प्राकृतिक लिपि में ज़्यादातर इसके अभिलेख देखने को मिले हैं, ठीक है ना। बात करें हम अशोक के बारे में, देख लेते हैं। मौर्य राज्य वंश के सम्राट अशोक पहला शासक था मौर्य वंश का, जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में इसके जो अनुवाद था जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। यानी सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, तो ये सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने अभिलेखों को स्तंभों, शिलाओं यानी जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में 269 ईसा पूर्व से 262 ईसा पूर्व के बीच की में खुदवाया है, ठीक है ना। तो ये इसके तिथि हैं 269 से 262 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्तूप, टावर, मंडप, टीला, शिखर और हॉल। तो यहाँ पर बात करें अगर सही अर्थों वाले बताना है, ठीक है ना। जो स्तूप मिलाना है, स्तूप क्या होता है, तो स्तूप आपका होता है क्या, टीला होता है, ठीक है ना। स्तूप आपका टीला होता है और मंडप आपका हॉल होता है, शिखर आपका टावर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कार्य पे आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, यानी इस टीचर की बात हो रही है कि एक शिक्षक क्या करेगा। तो एक शिक्षक इन सब के में क्या करेगा, आपका कांगड़ा चित्रकला, ठीक है ना।
कांगड़ा चित्रकला पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेगा। ठीक है ना। तो ये बोला है दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो ये कांगड़ा चित्रकला प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुगल कलाकारों के पलायन के बाद कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है ना। भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्य युग में विकसित पहाड़ी शैलियों के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि मुगल कलाकारों के पलायन के बाद कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चापाकार वास्तुकला में मेहराब की भूमिका थी। ए ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, ऊपरी ढांचे को आकृति देना, ऊपरी ढांचे का भार वहन करना। तो चापाकार जो वास्तुकला में मेहराब है उसकी भूमिका क्या है? तो उसकी भूमिका सिर्फ सी यानी ऊपरी ढांचे को क्या करना है? आकृति देना है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। बात करें हम दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है ना। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। इसमें मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। अलाई दरवाजा के मेहराब के निर्माण में भी यही शैली अपनाई गई है। तो अलाई दरवाजा जो है उसके मेहराब में ये शैली अपनाई गई है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है तवारीख। तवारीख पर है ये और ABC वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर चयन करें। तवारीख के लेखक गांवों में रहते थे। ठीक है। उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ठीक है ना। तो तवारीख के बारे में था। B और C आपका सही हो जाएगा, A आपका गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो तवारीख के लेखक थे वो गांव में रहते थे, तो ये बात गलत है। ठीक है ना। ये बात गलत है। उन्होंने सुल्तानों से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे, ये बात सही है। और दूसरी बात ये सही है कि इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दी। ठीक है। तो B और C आपका सही हो जाएगा, A आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों A और B पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। और दिया है आपका वक्तव्य A, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। ठीक। 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो क्या A और B दोनों सही है? व्याख्या सही है। तो A और B दोनों ही सही हैं। ठीक है ना। और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है ना। A और B दोनों सही हैं। B A की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में। ठीक है ना। भारत में ये क्या हो जाता है यार। भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो औपनिवेशिक प्रशासन के बारे में बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है। ये ऐसा कहना है। या फिर आपका राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए
अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। झूम खेतीहरों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। तो इसमें से क्या आपका सत्य हो जाएगा? क्या आपका सत्य होगा? बी सिर्फ इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, कि झूम खेती के लिए को बसाने के लिए इसमें कोई काम नहीं किया इन्होंने। बी आपका सही हो जाएगा। राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए। बाकी आपका ए गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्यात किया गया है। ठीक है ना, तो किस रूप में? तो ये किया गया है बी औद्योगिकीकरण या विशहरीकरण। तो ये बी शहरीकरण के रूप में व्याख्यात किया गया है। ठीक है ना, तो डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगम रुकैया सखावत। ठीक है ना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। पटना और कोलकाता में इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। ठीक है ना, किसने? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कोलकाता में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूर को बागानों में काम करने के लिए भारत में किस देश में ले जाया गया? तो भारत से किस देश में ले गया? त्रिनिदाद में ले गया। कौन से देश में? त्रिनिदाद में ले गए। ठीक है ना, अनुबंधित मजदूरों को। भारत से जो अनुबंधित मजदूर थे उन्हें कैरिबियाई द्वीप समूह, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सीलोन एवं मलाया ले जाया जाता था। तो इन जगहों पे ले जाया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया? तो किस समाज सुधारक द्वारा? तो ये देखा गया ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। इन्होंने जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए बहुत सारे सुधार कार्य किए हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिए, गुलामगिरी की जो पुस्तक है, गुलामगिरी पुस्तक 1873 में पुस्तक अमेरिका के काले दासों की स्थिति के समरूप भारत की दलित जातियों को रखा गया है। तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा राव फूले की है और इसमें निम्न जाति के लोगों के बारे में दिया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की है और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर इसमें बताया गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मध्य मार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? तो प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष करके, या फिर सरकार में अधिक भागीदार की मांग करके, या प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग करके। तो आपका बी सही हो जाएगा। सरकार में
सरकार में अधिक भागीदार की मांग करके, प्रशासन का भारतीयकरण करने की मांग करके। बी और सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं शताब्दी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए? तो ये बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन करके, स्वराज के लिए संघर्ष करके। तो यहाँ पे बात करूँ अगर मैं, अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार किया, तो ये चीज़ आपका बात करूँ मैं, अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना, विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। तो इनमें से आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका सही हो जाएगा, बृहद सभाओं, प्रदर्शन का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। ये आपके पहले प्रधानमंत्री थे। और उप प्रधानमंत्री पहले कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। कोई स्थान है 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यह स्थिति यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह प्रमुख यामोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की गोलार्ध पर सही स्थिति दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे सूचना अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है ये नहीं पता है, तो सूचना अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? तो अनुक्रम क्या होगा? ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव तो होगा नहीं, इन्होंने पूछा है अगर आप किधर से, उत्तरी ध्रुव से जाएंगे, ठीक है ना, दक्षिणी को। फिर आपका आता है यहाँ पर देखूं मैं, तो उत्तर ध्रुव व्रत उत्तर ध्रुव व्रत मकर रेखा, मकर रेखा नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे कहूँ तो पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका पड़ता है उत्तर ध्रुव व्रत, फिर कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर दक्षिण ध्रुव। आप देखेंगे अगर ग्लोब में ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, ये आपका ग्लोब हो जाएगा। और यहाँ से बीचों बीच 0 डिग्री रेखा जाती है जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। उसके ऊपर आपका क्या आता है? उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव। फिर इसके नीचे आपका आता है 23.5 डिग्री मकर रेखा, फिर इसके नीचे आता है आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है ना।
तो इस तरह आपका पहला आपका सही हो जाना है, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। गलत बात, ठीक है ना, ये अटलांटिक महासागर का है। हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ये आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में इसे रत्नागार कहा गया है। इसका आकार क्या है? हिंद महासागर का एम की भांति है, ठीक है ना, एम की भांति है। स्लेट तथा संगमरमर किस के उदाहरण हैं? तो स्लेट तथा संगमरमर ये कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है, शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपका तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है ये दृढ़ और मृदु दोनों होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अच्छा 25 स्लाइड हमारा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, सिर्फ बी आपका सही हो जाएगा। क्यों? कहा गया है जो शंकुधारी है, शंकुधारी मृदु काष्ठ का वृक्ष होता है, ठीक है ना, तो वो आपकी बात सही हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। इसमें दृढ़ प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। बात करें शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। यहाँ पर बांस, चीड़, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो शीतोष्ण में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं और उष्ण में पाए जाते हैं आपके दृढ़ प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, उच्च वायुदाब से कथन दिया है, उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व अचल मौसम बनता है, ठीक है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में क्षोभ सीमा में मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है ना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल। फिर आपका इसके ऊपर आता है समताप मंडल, फिर आपका इसके ऊपर आता है मध्य मंडल, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर आपका आता है आपका आयन मंडल, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपका आता है वायुमंडल, ठीक है ना। तो इस तरह ये बटा हुआ है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है।
हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि और ये बात कहाँ की हो रही है? सहारा मरुस्थल में गुफाओं के, ठीक है ना। सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। वहाँ लोग उस क्षेत्र से प्रवासित हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, पहला हो जाएगा सहारा भी कभी हरा भरा हुआ करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है खनिजों एवं शैलों के संदर्भ के बारे में बात करनी है, सही कथन बताना है। सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका, अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला होगा। सभी खनिज अयस्क शैल नहीं होते हैं, सभी शैल खनिज अयस्क नहीं हैं। तो क्या सही हो जाएगा आपका? ए, बी, डी आपका सही हो जाएगा, सी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी शैल खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये बात सही है। ठीक है ना, तो ए, बी, डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में बताना है, सही कथन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होते हैं। ठीक है, और आपका दिया है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? तो स्थिर आपका जो है किस लैटिन शब्द का अर्थ है? तो ये है सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंटम का अर्थ है स्थिर। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विविधता में एकता की बात की थी, अनेकता में एकता। इनकी जो पुस्तक थी 1946 में, इनकी पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। इस शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने अपनी पुस्तक के लिए। इन्होंने अपनी पुस्तक में पूरे देश की शक्ति और एकता का वर्णन किया। विविधता में एकता का अर्थ होता है हम जाति, वंश, नस्ल के आधार पर भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, असंगत है? तो जोधपुर और जैसलमेर, ग्वालियर और झांसी, लाहौल और लखनऊ, दार्जिलिंग और कालीपोंग। तो विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, ये इसमें असंगत बताना है। 1 मिनट 31 है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा
लाहौल और लखनऊ, ठीक है ना, ये आपका असंगत है। ग्वालियर और झांसी आपका सही है। जोधपुर जैसलमेर भी सही है आपका। दार्जिलिंग और कालीपोंग भी सही है। अगर हम यहाँ पे देखें, लाहौल और स्पीति अपनी ऊंची पर्वतमाला के कारण शेष दुनिया से कटा हुआ है। रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति को कुल्लू घाटी से अलग करता है। जिले की पूर्वी सीमा तिब्बत से मिलती है, जबकि लखनऊ उस क्षेत्र में है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विशाल गांगे मैदान के हृदय क्षेत्र में स्थित लखनऊ शहर बहुत से ग्रामीण कस्बों और गांवों से घिरा हुआ है, ठीक है ना, तो इनका कोई मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और आपका राज्यसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। विधान परिषद आपका नहीं है, ये आपका स्टेट लेवल पे आता है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके थे। अभी 2 क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जोड़े सही हैं? अब जोड़े आपको सही बताने हैं। 2005 में 2005 अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005, संपत्ति महिला संपत्ति अधिकार, ये बात आपका सही है, ठीक है ना, ये बात आपका सही है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन नहीं, ठीक है। आपका अगर देखा जाए 2005 महिला घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था आपका ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी आपका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना, घरेलू हिंसा संरक्षण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम बताइए। तो कटाई होती है, ठीक है, कटाई होती है, फिर ओटन होता है, फिर कताई होती है जिसे स्पिनिंग कहते हैं, फिर बुनाई होती है, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग, गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट रहने वाला है आपका क्वेश्चन। एक अध्यापिका नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ कक्षा चर्चा में होगा? गारो समुदाय या बोडो, मिसमी या चंगेज? तो ये गारो खासी जयंतियाँ जो होती हैं, इसमें आपका किसका हो जाएगा? जो सीढ़ीनुमा खेती के बारे में है, तो ये चखे संघ समुदाय का हो जाएगा। चखे संघ समुदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढालाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जा पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपका अध्यापिका द्वारा नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती की चर्चा के दौरान चखे संघ समुदाय का जिक्र कर रही थी, ठीक है ना। तो आज की जो क्वेश्चन थे इतने ही थे, और आई होप कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।